हेलो एंड वेलकम गाइस। सो बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो मॉडल पेपर है वो अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो बेवजह किताब की दुकानों में जाकर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो आराम से बैठे रहें, जब किताब दुकान में अवेलेबल हो जाएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वाया इंटरनेट, और या इस चैनल पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 का जो मॉडल पेपर है ये फिजिक्स सब्जेक्ट का मैंने लिया है आज। शाम में हम लोग हो सकता है केमिस्ट्री भी कवर करना, फिर बायो मैथ वगैरह हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का जो मॉडल पेपर है इसमें आपको क्वेश्चन पैटर्न जो है वो पता चल गया होगा। क्लास 10 के बच्चे स्पेशली सुने कि आप इसमें दिमाग ना लगाएं, ये आपके लिए नहीं है, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, ठीक है भाई। जो परेशान हो जाएंगे ना। देखिए टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 96 है, ठीक है। 96 में 70 जो होगा वो आपको एमसीक्यू होने वाला है, ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 35 के ही आंसर करने हैं। ध्यान से सुने, 35 के आंसर करने भाई। 36, 37, 38, 40, 50 बना के ना आ जाना। फिर तो आपको जो शुरू के 35 होंगे ना, स्टार्टिंग के 35 होंगे, वो सिर्फ कंसिडर में किया जाएगा, तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी 20 आपको मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन, जिसमें आउट ऑफ 20 आपने सॉल्व करना है ओनली 10। और उसी तरह 6 मिल जाएंगे आपको, जो जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप आंसर, ठीक है। तो उसमें आपको आंसर करने हैं केवल 3 के, ठीक है। चलिए विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी देख लेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको दी गई है यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए जाते हैं, तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना एग्जाम से पहले, रोल नंबर वगैरह बढ़िया से भर के आना भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? जो सरफेस डेंसिटी चार्ज होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए सरफेस जो डेंसिटी चार्ज होती है वो होती है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो क्यू का मतलब क्या होता है भाई, फॉर्मूला आई मीन यूनिट कूलम, और ए का मीटर स्क्वायर एरिया, कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जाओगा कूलम मीटर स्क्वायर। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है, या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि 70 क्वेश्चन हमने कवर करना है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए फटाफट से देखने वाले हैं, ठीक है। अपसाइलन नॉट का मान क्या होता है? कई लोग इसको ई नॉट भी पढ़ते हैं, और अपसाइलन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। कितना होता है वैल्यू? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन भाई, वैल्यू याद कर लेना आप। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है फोर्स बाई Q। तो फोर्स में Q से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर में जो एक Q होता है वो कट जाएगा, और फोर्स का वैल्यू होता है KQ1Q2 बाई R स्क्वायर, आपको पता है ना। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई मैं डिस्कस ज़्यादा करूंगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, उसका मान कौन सा सही है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। भाई रे भाई, बड़ा खतरनाक लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में ज़्यादा आसान है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कितना होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल प्लेन पे भाई? कितना होता है? 0 से आंसर है, कैसे पता? देखिए ये तो, अरे भाई +Q -Q, ये तो डायपोल होता है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस 2D होता है। अब देखिए यहाँ से ये होता है इक्वेटोरियल प्लेन कहीं पे, यहाँ से यहाँ और यहाँ डिस्टेंस बराबर होगा, तो इधर से +Q और इधर से -Q, ये दोनों काट देगा, टोटल आंसर कितना जाएगा? 0। चलिए भाई डिस्कस नहीं कर रहा, आई एम जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? सम ऑफ चार्जेज कलेक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग प्लेट पे कितना होता है? 0। इसका भी आंसर 0 जाएगा, क्यों? जितना प्लस चार्ज होता है उतना -Q इधर होता है, तो दोनों कट के टोटल जोड़ेंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा भाई? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे फटाफट से, आवेश का विमा क्या होता है? आवेश का विमा यानी डायमेंशन ऑफ चार्ज, आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? Q बाई टी। इतना हलवा क्वेश्चन हो गया। तो Q का पूछा तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। आई का क्या होता है? एम्पियर, और टाइम टी मतलब टाइम, AT। तो AT इज द करेक्ट आंसर, कहाँ है? 7 का A, ठीक है, 7 का A इज द करेक्ट आंसर भाई। चलिए 8वां देखेंगे फटाफट से, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? वोल्ट पर मीटर, देखिए एक फॉर्मूला होता है V बराबर ED, V बराबर ED, V बराबर ED। तो E यहाँ से क्या हो जाएगा? V बाई D, और V मतलब वोल्ट और D मतलब मीटर, तो वोल्ट पर मीटर किसका हो गया? E का। E इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक 8 का D जाएगा, सॉरी गाइस, 8 का D। चलिए भाई थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखते हैं यार, ज़्यादा हड़बड़ा रहे हैं ना। चलिए अगला लिखा हुआ है, आपेक्षित पैरा वैद्युतता का मात्रक है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। कहीं भी रिलेटिव चीज आ जाए तो उसका मात्रक जनरली 0 होता है, मात्रक हीन होता है, यूनिट हीन होता है, यूनिट लेस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहा है कि आपेक्षिक पर
पता नहीं क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इंग्लिश में बोलते हैं, आपेक्षिक परावैद्युता हिंदी में बोलते हैं, खतरनाक नाम है ये तो। एप्सिलॉन आर बराबर जो होता है वो होता है एप्सिलॉन ए या एप्सिलॉन मीडियम कह सकते हैं आप, एप्सिलॉन मीडियम का और बटे एप्सिलॉन नॉट यानी वैक्यूम के केस में। तो देखिए इसकी कुछ मात्रक होगी और उसकी मात्रक होगी, दोनों की मात्रक सेम होगी, दोनों मात्रक कट जाएगा और इसका बचेगा मात्रक हीन, तो इनमें से कोई नहीं देगा राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फटाफट से। दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। देखिए ऐसा केस में जब भी कैपेसिटर आ जाए, कैपेसिटर जब भी आ जाए भाई और ये दोनों को पैरेलल में जोड़ा है तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, इसका C1 है इसका C2 है, या दोनों का C1 इसमें बराबर लिया है तो दोनों का CC ले लेते हैं अपन, ठीक है CC। तो डायरेक्ट C इक्विवेलेंट निकालना है ना, C इक्विवेलेंट डायरेक्ट जोड़ दो दोनों को, C + C बराबर 2C इज द करेक्ट आंसर। रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है पता है ना आपको भाई, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। यार डिस्कस तो हुए जा रहा है। चलिए म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कितना होगा। इसका सही आंसर जल्दी फटाफट बताएंगे आप लोग ऑप्शन में बता करके अपना आंसर, पहले आपको अपना आंसर देना है, देन मैच योर आंसर विद माय आंसर, फिर आप अपने आप को जांचें कि आपने सही करा कि नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा म्यू की जगह आपको कई बार एग्जाम में एन लिखा सकता है, n-1/a, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे फटाफट से हम लोग। सूर्य के प्रकाश का वर्क्रम मतलब स्पेक्ट्रम जो होता है, सोलर स्पेक्ट्रम, वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस, पता है ना भाई, कंटिन्यूअस होता है वो तो सॉरी। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है, पता है फॉर्मूला, यस F0 इंटू FE माइनस F0 इंटू FE, माइनस साइन लगता है, पता है क्यों माइनस की कुछ सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, आप लोग पता है कि नहीं पता है, आपने पढ़ा हुआ है ना भाई नहीं पढ़ा सर हमने तो, बहुत बुरी बात है तो, बट एग्जाम आने को आया है अब तो कब पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, पता नहीं, इतना हलवा सा क्वेश्चन बार बार क्यों पूछता है। हाँ तो ये क्लास 10 में पूछता है भी, क्लास 10 में भी ये पूछ देता है। सही आंसर है हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मैक्सिमम होता है जितना मटेरियल है आपके पास। फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज मतलब अच्छा बेड, फ्रिंज विड्थ जो होती है, फ्रिंज जो विड्थ होती है उसकी चौड़ाई के निम्नलिखित में कौन सा सूत्र है बताइए भाई। फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, कौन सा फॉर्मूला होता है, आय है सही कर रहे हो क्या, बिल्कुल सही, बीटा इक्वल्स टू 2d इंटू लैम्डा इंटू स्मॉल डी। सबका सिग्निफिकेंस है, कैपिटल डी क्या होता है, स्मॉल डी क्या होता है पता है आपने करना है पता भाई। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, प्रकाश वर्ष मतलब लाइट को एक साल में पूरा जो डिस्टेंस कवर करता है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो वो कितना करता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, बहुत 10⁻15 समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हो गया है भाई। 10⁻15 से करके 15 जीरो देना है, कहीं दाएं करके जोड़ के देखना आप, पता नहीं खरब परब क्या क्या निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा निकल जाएगा वो तो। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर फॉर्मूला कौन सा है, जल्दी बताएंगे। 17 का लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो है 1/f, बिल्कुल सही, 1/f μ2/μ1 -1 होल इंटू 1/r1 -1/r2, और μ1 μ2 की जगह कई बार n1 n2 भी लिखा सकता है, तो आप वो भी ध्यान रख लेना। इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा हुआ निम्न में कौन पानी का अपवर्तनांक के लिए सही उत्तर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, कुछ RI की वैल्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आप एग्जाम से पहले याद कर लेना, आपको जो NCERT में टेबल दी हुई रहती, पूरा याद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट याद कर लेना, हो सकता है मैं ही याद करा दूं आपको एक छोटी सी वीडियो बना करके, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा 1.33। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 19वां प्रश्न का उत्तर करेंगे फटाफट आप लोग। क्वेश्चन है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। भाई ये क्वेश्चन तो अब तो शर्म आ गई होगी आपको, है ना, इतना हलवा क्वेश्चन हो गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है भाई, पता नहीं क्यों, क्या परेशानी है एग्जामिनर को। कौची इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौची इक्वेशन कौन सा है, काउची या कुशी या कौशी, जैसे पढ़ते हो आप वैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, a + b/λ² सही होता है, μ = a + b/λ², याद कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आई गेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे भाई मेरे। निम्न में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के लिए सही है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। और वेवलेंथ के लिए कौन सा सही, बताइए फॉर्मूला है आपको, बताइए 21 का कौन सा आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1/λ, जो आई जो होता है इंटेंसिटी जो होता है वो जो वेवलेंथ होता है उसके पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, और समानुपाती, मतलब पता है दोनों का आपको, पता नहीं सर क्या क्या पूछते रहते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता। अच्छा देखिए ये लाइट आ रही है, डिमकाना हो गई, चलो ज़्यादा बेंड हो गया है तो थोड़ा सा ऐसे मोड़ देते हैं, इधर कहीं विलम्ब होगा, ये मुड़ जाती है लाइट। तो इसमें यहाँ से जब लाइट यहाँ आई है क्या चेंज हो नहीं होता इनमें से,
तो क्या चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब होती है तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो चेंज नहीं होता है मेरे दोस्त। तो इसका सही आंसर जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 23 की तरफ। 23 में कह रहा है निम्न में कौन संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा सही है बताइए। 23 का कौन सा ऑप्शन जाएगा भाई, कालांतर, फेज 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 डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, कौन सा सही है भाई, बताएंगे फटाफट। 23 का जो सही उत्तर है, उत्तर नंबर बी सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। पाथ डिफरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस। इसको याद करने का तरीका ये है कि जो पाथ डिफरेंस होता है इंटू लैम्डा बराबर 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इस फॉर्मूला से जो भी पूछा जाए वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों जगह मैंने पी डी लिख दिया है, तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, है ना। निम्न में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। विनाशी व्यतिकरण मतलब किसको कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखिए हिंदी जो है ना वो ज़्यादा खतरनाक है इंग्लिश से, ठीक है। तो आप ध्यान दे लें, है ना। अगर आप क्लास 11-12 में हो तो आपको चाहिए था कि आप इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ें, वो बेहतर रहता है। किताब अच्छी अच्छी आती है, कोई बात नहीं, लैंग्वेज डजंट मैटर एक्चुअली साइंस समझने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कौन सा सही है भाई, देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2n+1 पाई, 2n+1 पाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है उधर, थोड़ा गलत दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 2n+1 मतलब होना चाहिए 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे करके और मल्टीपल में चलता है। तो 2n+1 से ही तो ये प्राप्त हो पाएगा, 3, 5, 7, 9 कैसे प्राप्त हो पाएगा 2n+1। देखिए n का मान 1 रखेंगे आप तो मिलेगा 2 × 1+1 बराबर 3, है ना। और वैसे 2 रख देंगे तो क्या क्या मिल जाएगा 5। चलो भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बेवजह बकर बकर ना करो, काम की बात करो आप। बकर बकर क्या होता है भाई। 25 क्वेश्चन देखेंगे आप, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। प्रकाश का रंग जो है वो अलग अलग, प्रकाश का जो है रंग अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी तरंग धैर्य जो होती है, वेवलेंथ लैम्डा जो होती है वो डिफरेंट होती है। आप देखेंगे विबग्योर के केस में, इन केस ऑफ विबग्योर यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्डा। इसकी लैम्डा अलग, इसकी लैम्डा अलग, वेवलेंथ अलग, तरंग धैर्य अलग, इसलिए सबका कलर अलग। इधर रेड, इधर विबग्योर, इधर इंडिगो, इधर ब्लू, इधर ग्रीन, इधर येलो, इधर ऑरेंज, सबका लैम्डा क्या अलग अलग है। निम्न में कौन आवेश रहित है, आवेश ही नहीं है। आवेश रहित मतलब चार्ज नहीं है। चार्ज कौन में नहीं होता है भाई, किस में नहीं होता है, फोटोन में। फोटोन में चार्ज नहीं होता है। फोटोन क्या होता है, लाइट होती है। लाइट डिस्क्रीट पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में, छोटे छोटे डब्बा में, एक के पीछे एक लगा हुआ रहता है ट्रेन के डब्बा की तरह, और इस पैकेट को ही हम लोग बोलते हैं फोटोन। और इसमें लाइट नहीं होती, चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है और मास भी नहीं होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट जो होती है वो होती है एनर्जी की मेरे दोस्त, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अगला सवाल देखेंगे फटाफट से। ओहो, माइक को एक जगह स्टैंड कर देना चाहिए, थोड़ी सी बाहर नॉइज बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल है 28, निम्न में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। अब वो जो हमने दिखाया आपको, एक के डब्बा के पीछे एक, इसको फोटोन कहते हैं। इसमें जो एनर्जी होती है वो होती है एनर्जी बराबर HF, और ये फ्रीक्वेंसी होता है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये होता है hc/λ। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c/λ। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा hc/λ। कहाँ है c/λ, यहाँ है c/λ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 28। 29 का देखेंगे भाई, तरंग संख्या यानी वेव नंबर बराबर जो होता है, वेव नंबर को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, वी पे ऊपर देते हैं, वेव म्यू पे ऊपर देते हैं बार, और इसको 1/λ फॉर्मूला होता है, 1/λ। बहुत आसान क्वेश्चन, याद करके जाना आप तो, है ना। 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए है। R इक्वल्स टू सॉरी अरे रे ये क्या कर रहे हो भाई। R इक्वल्स टू R0 a पे पावर 1/3 होता है। R0 a पे पावर 1/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला हम, जो है 31। निम्न में कौन संबंध सही है। एटॉमिक मास यूनिट, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको ना, एटॉमिक मास यूनिट होता है, वो किसके बराबर होता है, एक AMU बराबर, एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ kg में दे दिया है और 24 लिखा है तो ग्राम होना चाहिए, और सब जगह kg दिख रहा है। तो अब देखिए 24 ग्राम है तो इसको kg में बदलेंगे तो 27 kg आ जाएगा, क्योंकि ग्राम को kg में बदलने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 1000 ऊपर चले जाएगा तो 27 kg हो जाएगा। तो सही उत्तर जो है इसका 31 का है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 32, इन विच we have to answer for this question, in which the written question is which of the following is correct for
एवरेज लाइफ का एक फॉर्मूला होता है और वो होता है टी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, टी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताएंगे भाई। 1/λ बोल रहे हो क्या? बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इसका सही जो आंसर है वो है टी नॉट इज इक्वल टू 1/λ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए भाई, न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है इसमें, किसमें? यूरेनियम 238 और 92 जो यूरेनियम का आइसोटॉप्स होता है, इसमें बताइए कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए जो मास नंबर है उसमें आप माइनस कर देंगे उसका एटॉमिक नंबर, तो जो भी संख्या आएगा वो होगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्न में कौन सही है भाई? बाइनरी नंबर, ये डेसिमल दिख रहा है आपको, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है आपको? देखिए तरीका है इसका, अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, 1 2 4 8 ऐसे करके देखना। कितना देना है? 4 कैसे होगा भाई? इसके नीचे 1 2, यहाँ 0, यहाँ 0, जहाँ 0 देंगे उसको नहीं लेंगे, समझ रहे हो? अब यहाँ 4 दिया हमने तो 4 पे 1 दिया, जिसको जिंदा रखना है उसको लेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, आपको मान जाओ बनाना है 10, तो 10 कैसे बनाओगे आप? 10 कैसे बनाओगे आप इसी में? बताओ 10 कैसे बनाओगे? देखिए क्या कर दिया हमने, 10 कैसे बनाओगे? 10 बनाने के लिए आपको यहाँ जिंदा रखना पड़ेगा और यहाँ जिंदा रखना पड़ेगा, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, तो 1 प्लस 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, और यहाँ जिंदा रखा हमने। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा शायद। तो इसका सही आंसर जाएगा कौन सा भाई? कौन सा जाएगा 34 का आंसर? 34 का ऑप्शन नंबर ए सही बोल रहे हो आप। ठीक है, ओहो हो। उसी तरह देखिए यहाँ पे बाइनरी एडिशन 1 + 1, जब 1 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 1 1 0 हो जाता है और हाथ में रहता है 1। हाँ, ऐसा ही होता है। क्या आपने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूँ। सिंपल है ये मैथमेटिक्स, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 कैसे प्राप्त करिएगा आप? 2 कैसे प्राप्त करिएगा बताइए? यहाँ ऑन देखिए, यहाँ 0 कर दी, देखो देखिए 1 0 आया कि नहीं आया, तो ये जाएगा सही। ठीक है, चलिए भाई, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक और मैं जोड़ना रहता है ना, और मैं क्या कर दो, जोड़ दो सिंपली, और मैं जोड़ दो ये ए और ये बी, तो और का जो यहाँ आउटपुट निकलेगा, मान लो आर है आउटपुट, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, और मतलब सीधे सीधे जोड़, तो ए प्लस बी सही जाएगा, तो ए प्लस बी। ठीक है, सी, वो आउटपुट को सी बोल दिया है वो, कोई बात नहीं। 37 में बोला है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जल्दी बताएंगे। 37 का यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट जो होता है वो होता है जूल और टी। देखिए देखिए जूल ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए जूल जो होता है बेसिकली इसका यूनिट ये होना चाहिए था। जूल मतलब क्या? वर्क, और वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका होता है न्यूटन मीटर T-1, ये होना चाहिए था। अब न्यूटन मीटर को उसने जूल लिख दिया है ना, तो लिख सकते हैं, वही तो होता है भाई। अरे वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर आप तो क्या क्या बता रहे। ठीक है, चुंबकशीलता होता है भाई, चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी, बताइए परमिएबिलिटी कौन सा होता है? 38 का कौन सा जाएगा? फटाफट बताना था, ये बी बाई एच बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 39, निम्नलिखित में से, अरे रे रे 39 में क्या है? निम्नलिखित में नमन कोण के लिए आपको अगर बहुत जल्दी देखना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए वीडियो में, आई मीन यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने की आपके पास एक ऑप्शन रहता है 3 डॉट में जाकर के, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिए, फटाफट सुन लीजिएगा, है ना। कौन सा बता रहा था? हाँ, निम्न में कौन सही है बताइए, जल्दी बताइए। अरे ये हो चुका था क्या? 39 का ए तो बता चुके सर हम, 39 का ए जाएगा आंसर। ठीक है, 40 देख लेते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? नमन कोण मतलब एंगल ऑफ मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप। हाँ, एंगल ऑफ डिप कितना होता है? द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट अर्थ मैग्नेटिक पोल इज इक्वल्स टू, जल्दी बताएंगे। 40 का कौन सा आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही करो आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, चुंबक की ज्यामिति लंबाई LG माना गया और चुंबक की जो चुंबकीय लंबाई वो LM माना गया, तो इसमें कौन सा संबंध सही है? 5/6 टाइम होता है ना, आपको पता है ये, आपको पता है क्या है? LM जो होता है, यानी जो चुंबक की लंबाई होती है, जो ज्यामितीय लंबाई होती है उसका 5/6 गुना होता है। अगर याद नहीं है तो याद कर लो अभी, 5/6 LM इज इक्वल टू 5/6 ऑफ LG। 42 देखेंगे भाई मेरे, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है, म्यू नॉट। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट कितना होती है? जल्दी बताएंगे भाई मेरे दोस्त। 42 का एक एरो क्या? बिल्कुल सही, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आप नेट में देखेंगे वहाँ पे 1.256 इंटू 10⁻⁻6 दिखाई पड़ेगा आपको। जब इस चीज़ को पाई से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा, और ये हेनरी पर मीटर है भाई, हेनरी पर मीटर, H मतलब हेनरी पर मीटर यूनिट होती है, वो भी ध्यान रख सकते हो आप। निर्वात में, अच्छा ये तो हो चुका क्या? 43 निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन वैक्यूम में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोला भी नहीं रहा है भाई, 0 होता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म वैक्यूम में कैसे पकड़ेगा भाई? वैक्यूम में तो मैग्नेटिज्म आ ही नहीं सकती, निर्वात में इसलिए 0 होती है उसके आंसर। ठीक है, तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है, बताइए कितना होता है? बताइए भाई। 44 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है निर्वात में 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको आता है मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट का, क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे आप इसे।
एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का मान होता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज का लैम्डा क्या होता है भाई, वेवलेंथ ऑफ एक्स रे पढ़ा है आपने, ये सब चीज़ें करके जाना है भाई मेरे दोस्त, जरूरी ये सब है ना, छोटी छोटी बात है जो आपको आना चाहिए। 10 पावर - सेंटीमीटर, 10 पावर - 7 मीटर के रेंज में होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 10 पावर - 7 मीटर के रेंज में होता है वेवलेंथ ऑफ एक्स रे। थैंक यू सो मच, ऐसे ही बोला करो आप। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन किधर होता है, ईएम वेव बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ईएम वेव। तो ये होता है ई क्रॉस बी के पैरेलल, ठीक है, ई क्रॉस बी के पैरेलल होता है, ई क्रॉस बी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, तो ई क्रॉस बी आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, ई क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन होगा, आउट ऑफ द प्लेन की तरफ चले जाएगा मैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान ये क्या क्वेश्चन आ गया, 1.67 × 10 - 19 कूलम, बिल्कुल सही, जल्दी हटाओ इसको, जल्दी हटाओ। 48 में देखिए प्लैंक नियतांक की विमाएँ होती है, कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं आप, एनर्जी बराबर होता है hc/λ, यहाँ से h का प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं आप, c मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा को, c को नीचे कर दो, स्पीड ऑफ लाइट है, ये एनर्जी है, उससे निकाल सकते हैं, उसकी मदद से कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, 48 का ए ऑप्शन जाएगा सही, ml² t-1 करके देखना आप एक बार, बहुत हलवा सा क्वेश्चन था तो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, निम्नलिखित में से कौन सही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.67 × 10 - 19 जूल, सही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बेसिकली एनर्जी का मात्रक है, देखो ध्यान से आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बेसिकली वो एनर्जी का मात्रक है, देखो ध्यान से आप, रिपीट मोड में 50 मार लिया हमने, है ना, थोड़ी सी तालियां हो जाए भाई। रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, मतलब द एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, n=n0 e⁻λT वेयर ऑल द नोटेशन हैज रिस्पेक्टिव मीनिंग। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। एक और में देखेंगे निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सा सही है, अल्फा कण किसको बोलते हैं भाई, अल्फा कण के बारे में कुछ आइडिया है। अकाउंट का बी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, बेसिकली अल्फा कण होता है हेलियम का न्यूक्लियस, देखिए हेलियम एटम होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा 2+, तो ये हो गया हेलियम का न्यूक्लियस को ही हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो हेलियम का परमाणु संख्या होता है 2, इसमें प्रोटॉन की संख्या 2, इसमें इसका मास 4 होता है, तो 4 - 2 मतलब न्यूट्रॉन की संख्या 2, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 0 इसमें, ठीक है। तो प्रोटॉन हो गया आपका 2 और न्यूट्रॉन भी 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 50 सेकेंड में देखेंगे, सॉरी गाइस 50 सेकेंड में देखेंगे, अरे रे क्या हो रहा है भाई, 50 सेकेंड में है कि संभव कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं गाइस, है ना, ये थोड़ा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ऑर्बिट, बताइए एंगुलर मोमेंटम, ये क्वेश्चन ये तो क्लास 11 का ही क्वेश्चन है ना, क्लास 11 का ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपने किया होगा, सही कह रहे हो आप, NH/2π बिल्कुल सबको आता है, तो NH/2π, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, कैथोड किरण समूह है, कैथोड रे ऑफ, ये भी क्लास 11 से उठ के आ गया, क्या होता है कैथोड, इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मतलब बार की तरह, पानी की तरह बह के जा रहा है, और इसी रेस को जो ये बार है इसी को बोलते हैं हम लोग कैथोड रे, और उसमें सारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन सभी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54, परमाणु में अवस्थित मूल कण होते हैं, परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके बोलते हैं न्यूक्लियॉन, क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियन और इलेक्ट्रॉन मूल कण हो गए एटम में, है ना, एटम में न्यूक्लियन और इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है शायद, चलो कोई बात नहीं, जानकारी से मतलब है, आप तो पार्ट में देख लेना, है ना। निम्न में कौन किर्चहॉफ के अच्छा किर्चॉफ है ये, हिंदी में देखो किर्चहॉफ लिखाता है, किर्चहॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है, तो बताइए किर्चॉफ्स लॉ में कौन सा लॉ, जो किर्चॉफ्स लॉ होता है, किर्चॉफ को 2 होते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किर्चॉफ्स करंट लॉ, तो इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, जल्दी बताएंगे भाई, एनर्जी कह रहे हो क्या, बिल्कुल सही, एनर्जी कंजर्व रहता है इसमें। आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आर धारा बहने के कारण चुंबकीय बल होता है μI/2r, फॉर्मूला डायरेक्ट μI/2r, ठीक है। 57 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही है, 1 किलोवाट बराबर 10 क्लास का क्वेश्चन, 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है क्वेश्चन भाई, ठीक है, हलवा सवाल आ गया बिल्कुल, ऐसे ही आपको, ऐसे ही ये जो आपके क्वेश्चन 70 आएंगे ना भाई, 70 में से आपको 35 क्वेश्चन ऐसे चुन के सही करना है, चुन करके, जो जिसमें लगे आपको कि 100% आप कॉन्फिडेंट है वही करना बस। छी ये क्या हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, सॉरी फॉर सम डिस्ट्रैक्शंस। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 59 इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व वेरी खतरनाक क्वेश्चन, यस इट इज इंडीड वेरी खतरनाक। देखिए आप क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। अब देखिए वेरी खतरनाक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे हलवा सवाल हो ही नहीं सकता, क्लास 10 लेवल का भी क्वेश्चन है। अरे भाई आइडियल वोल्ट मीटर है, और हमको पता है कि वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है वो पैरेलल में जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है,
पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, और जो एमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है मेरे दोस्त। तो आप देखेंगे जब करंट यहाँ से जाएगी भाई, करंट जब जाएगी यहाँ से, तो करंट यहाँ से एमीटर मापेगा करंट, और ये मापेगा वोल्ट मीटर मापेगा वोल्टेज। अब अगर करंट कुछ यहाँ चले जाएगी तो भाई ये एग्जैक्ट करंट माप ही नहीं पाएगा, तो करंट यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाए, इसके लिए इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, अनंत हो जाए। इतना इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया तो उधर करंट ही नहीं जाएगा, और एमीटर हमको सही सही करंट नाप के देगा। वैसे भी आप ध्यान रख लेना, आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है ना, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो होता है इन्फिनिटी। चलिए भाई, बहुत ही बातें करते हो। एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है, करेंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर, ये होता है डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट डिफिनेशन है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ए क्वेश्चन, ए आई मीन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा भाई, स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक खतरनाक लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, ओहो बताइए, अब बताइए सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, हेनरी कोई बोल रहा है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। निम्न में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही है? आई आर एम एस बराबर रूट मीन स्क्वायर बराबर होता है 0.7 आई नॉट, आपको पता है ना भाई, पीक करंट के 0.7 टाइम्स। निम्न में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? तो फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए कौन सा सही है? तो 63 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारिता प्रतिघात तो होता है। द कैपेसिटिव reactance XC alternating current circuit containing only capacitance C is equals to 64th का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज X इज इक्वल टू 1/ωc। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, LR सर्किट देखा आपने, LR सर्किट में जो है इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस 65 का इम्पीडेंस जो होता है वो होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट गया तो Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल ओवर होल स्क्वायर ओवर रूट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, जिसमें कह रहा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ यानी AC अल्टरनेटिव 220 वोल्ट का शिखर मान होता है, √2 टाइम्स होता है ना, √2 टाइम्स जो वोल्टेज दिया हुआ रहता है, तो √2 टाइम कर दो 220 वोल्ट इंटू √2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, √2 से गुणा कर देना जस्ट, तो 66 का हो गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जाएंगे 67, धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होता है, बताइए, थोड़ा इंग्लिश देखते हैं इसका। मैग्नेटिक एनर्जी इन करेंट कैरिंग इंडक्टर, करेंट कैरिंग इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी का मान कितना होता है? 1/2LI स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला, देखिए कितना सारा फॉर्मूला आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यवाही बल कितना होता है? F बराबर I इंटू बी क्रॉस एल, 68 का बी होगा, आई मीन एल क्रॉस बी नहीं होगा, मैंने गलत बता दिया, सॉरी। देखिए हमको ये मैंने जो क्लास 12 में पढ़ा था ना, इसका फॉर्मूला इसे याद किया था हमने, F इक्वल टू बिल साइन थीटा, बिल्ली को बोलते हैं ना बिल, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था, F बराबर बिल साइन थीटा। तो अब देखिए बी पहले है ना, तो हमेशा मैं बी क्रॉस एल कर देता हूँ, जो गलत है, एल क्रॉस बी होगा। क्या इसका कुछ मीनिंग है? हाँ है ना भाई, डायरेक्शन बदल जाएगा ना, वेक्टर क्रॉस से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा वैसे ही, ध्यान रख लेना। निम्न में कौन विद्युत शक्ति के लिए सही है? क्लास 10 का क्वेश्चन, पावर बराबर फॉर्मूला होता है V, पावर बराबर V, कोई सा भी नहीं दिख रहा। हम जानते हैं I बराबर क्या होता है? V बराबर री होता है, V बराबर क्या होता है? री, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो यहाँ से I को हटाओ और V रखो तो मिल जाएगा, अरे रे सॉरी गाइज, सॉरी। चलिए, तो I बराबर हो जाएगा V, और I की जगह रखेंगे V/R, तो V इंटू V स्क्वायर हो जाएगा, तो V²/R इज द करेक्ट आंसर। V²/R कहाँ है भाई, कहाँ हो चाचा आप? V²/R ऑप्शन नंबर यहाँ दिख रहा है क्या? तो इसका आंसर जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज V²/R, ठीक है। और आज के जो लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के, वो देखने वाले हैं हम लोग भाई। मानव नेत्र के विभेदन क्षमता मिनट में होती है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज इक्वल टू 1/60। क्या आपको पता है ना? 70 का ए इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ इतना महत्वपूर्ण आपने समय व्यतीत किया। एक बार हम लोग फटाफट से जो वो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू लेते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको मजा आ जाएगा कि भाई किस तरह क्वेश्चन आता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया। पहला पूछा कि लॉरेंट फोर्स क्या होता है? लॉरेंट फोर्स सबको पता होता है। अच्छा, इसमें से 20 ही करने हैं, ऐसा भी मतलब 20 में से 10 ही करने हैं, आउट ऑफ 20/10 करने हैं आपको। जग जाए, खत्म होने को आया है, ठीक है। अगला देखेंगे, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? कुछ भी नहीं। डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक प्लस क्यू यहाँ हो जाओ, एक माइनस क्यू यहाँ हो जाओ, दोनों के बीच एक पार्टिकुलर डिस्टेंस दे दो 2D, डी भी ले सकते हो आप। यही है डायपोल। देखो, एक पोल 2 पोल डायपोल बन गया,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ा नहीं क्या, SI मात्रक के। अच्छा यहाँ देखिए, एक्सप्लेन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विद SI यूनिट। कैपेसिटर की कैपेसिटी SI यूनिट के साथ एक्सप्लेन करने कह रहा है। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रतिरोधकता क्लास में 10 में पढ़ा ना आप, R बराबर रो ले, क्लास 10 में रो ले, तो रो देखिए, रो को डिफाइन करने कह रहा है, तो ये 10 का लेवल का क्वेश्चन। SI मात्रक के साथ विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स SI मात्रक के साथ कहने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा हुआ है, पर ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभव अंतर होता है भाई, ये कोई बल नहीं है। और इसका SI मात्रक न्यूटन भी मत लगा देना, बहुत लोग तो सोच रहे हैं बल तो पूछा है भाई, न्यूटन होगा, नहीं होगा न्यूटन भाई, वोल्ट होता है, ध्यान रखना। पलेनाज, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से आप क्या समझते हैं। अगला पूछा है अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस से आप क्या समझते हैं। अगला पूछा है चोक कुंडली को समझाइए, एक्सप्लेन द चोक कॉइल। अगला पूछा है चुंबकीय क्षेत्र में 2 मानक स्थितियां को लिखें, राइट डाउन 2 स्टैंडर्ड पोजीशन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। अगला पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को समझाएं, एक्सप्लेन मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11th है वो है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होता है भाई, डायमंड का। वाटर का भी देखा था 1.33। संपर्कित लेंस की क्षमता को समझा, एक्सप्लेन द पावर ऑफ लेंस इन कॉन्टेक्ट में जो भी लेंस है उसका क्या समझाया ना, पावर समझाना है। निकट दृष्टि दोष के लिए कारणों को लिखे, निकट दृष्टि दोष भाई शॉर्ट साइटेडनेस, जहाँ की दृष्टि दोष है वहीं की चीजें दिखती हैं, जहाँ का दोष वहीं की चीज दिखती हैं। इंद्रधनुष रेनबो बारिश के दिनों में बन जाता है, क्यों बनता है समझाना है आपने, और क्या है ये भी समझा देना है। रेनबो भाई बहुत सारा कलर का नहीं बन जाता है बारिश के दिनों में, प्रकाश की प्रकीर्णन वगैरह से। तरंगाग्र पता नहीं क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेन वेव फ्रंट समझते हैं आप, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया ना आपने, वेव फ्रंट्स वगैरह, तो वेव फ्रंट समझाना है। अगला है एक्सप्लेन द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी समझाना है। एंड गेट को समझाना है, एंड गेट भाई इसमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, एंड गेट। अच्छा 2 ही नंबर का है क्या, 2 ही नंबर का तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, छोटी छोटी बातें लिख देना है। और इसमें जो वो होता है आउटपुट होता है वो होता है A.B यानी गुना में होता है एंड गेट, ठीक है भाई। सारा गेट पढ़ लेना, एंड नैंड नॉर जॉर जनौर जो भी है और सब पढ़ लेना, ठीक है, और नॉट भी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण लिखें, मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का 2 एग्जांपल, 2 पैरामैग्नेटिक और 2 फेरोमैग्नेटिक, इसका एग्जांपल याद करके जाना। नमन कोण एंगल ऑफ डीप क्या होता है ये पढ़ लेना, अर्थ वगैरह का देखा ना डायग्राम वगैरह आपने, तो वहाँ कैसे बनता है एंगल ऑफ डीप वो पढ़ लेना, आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अर्धचालक को समझाएं, सेमीकंडक्टर भाई, सेमीकंडक्टर सिंपल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लॉन्ग पे चलते हैं, लॉन्ग टाइप कैसा पूछता है उस पर भी हम लोग जरा ध्यान अपना आकर्षित करते हैं। ओके गाइज, सो यहाँ आपने करना है केवल 3 प्रश्न का उत्तर देना है आपने, और उसमें से मिलेंगे आपको 15 मार्क्स। किरचॉफ के नियम को लिखें तथा समझाएं, इन नियम का उपयोग 2 नियम होता है ना, KCL और KVL, वो सबको समझाने कह रहा है, और थोड़ा वीटस्टोन ब्रिज के साथ भी कैसे लिंक करने कह रहा है वो देख लेना आप। फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल बार बार आ रहा है, देख रहे हो इलेक्ट्रिक डायपोल कितना इंपॉर्टेंट है, और कोई 2 पॉइंट पे आपका क्या कह रहा है, इंटेंसिटी निकालने कह रहा है, तो आप निकाल लेना। अवतल सतह के लिए दिए गए सूत्र को सत्यापित करना, इसको प्रूव करने के लिए कम से कम 7 या 8 तो आपको प्रूव करने के लिए जाना चाहिए, 5 नंबर की क्वेश्चन की तैयारी तब होएगी वो। तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, प्रकाश के परावर्तन को लिखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और एंड नॉट गेट, इसको समझाना है, और एंड नॉट गेट। तो मैंने कहा ना आपको जो 5 गेट है, और एंड नैंड, उसके बाद एक आता है नॉर, उसके बाद आता है नॉट, ये 5 का 5 गेट जो आपको तो कम से कम करके जाना है, और आपको अगर ये सब आता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके जौर और जनौर भी सीख लेना, पर ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये पक्का मैं कह सकता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन आज का गाइस, निम्नलिखित क्या है भाई, निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। खतरनाक, थोड़ा इंग्लिश में मैं जो कम समझ में आएगा सही। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो बार मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन निकालने के लिए कह रहा है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट डिस्कशन, और इसमें हमने आपको सिर्फ आंसर जो कराया वो कराया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको मैंने सिर्फ दिखाया कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेना। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो लगी अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको क्लास 10th की भी वीडियो आती है, पर क्लास 12 का जो वीडियो आएगा वो जब भी आएगा वो 12 बजे के बाद और शाम के 7:30 बजे से पहले, ये टाइम रहेगा क्लास 12 का वीडियो का, और क्लास 10th का आता है 12 बजे से पहले और शाम के 7 बजे से बाद। ओके गाइस, तो वीडियो को कर देना अपने अपने दोस्तों में शेयर, और आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पे आपको इस तरह का कंटेंट एग्जाम के लिए मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आप अपने सेहत का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और देश का नाम आपने करना है रोशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।